आखिर क्यों आज के समय में भी पढ़ा लिखा इंडियन यूथ बहुत बड़े स्केल पर बेरोजगारी को फेस करता है, और आखिर क्यों इसरो हर लॉन्च से पहले अपने रॉकेट के ऊपर लाखों लीटर पानी को क्यों डालता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब सिर्फ पानी को ही लेकर गुत्थम गुथाई क्यों हो सकती है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की भी वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा चटक और मसालेदार, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत से ऐसे छेद भी होते हैं जिसमें जैसे ही आप अपनी छोटी सी उंगली को घुसेड़ते हैं आप बड़े से बड़े स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। असल में गाइस, बहुत सी स्टडीज ये बात पूरी तरीके से साफ कर चुकी है कि जैसे ही हम हमारी इंडेक्स फिंगर को अपने कान के अंदर घुसेड़ते हैं, रिलैक्स गाइस, मैंने कान बोला है, और इस चीज को करने के बाद जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ बेंड करके डीप ब्रीथिंग लेना शुरू करते हैं तो ये चीज सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कान के इस हिस्से से हमारे नर्वस सिस्टम की वेगस नर्व होकर गुजरती है, जो चंद ही मिनट्स में आपको पूरी तरीके से रिलैक्स्ड और काम कर देती है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके चलते हुए अक्सर बहुत से लोगों को ईयरबड कान के अंदर घुसेड़ने के बाद एक अलग ही लेवल का सुख मिलता है। गाइस, इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस चीज को आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। गाइस, आपने भी इसरो के एक से एक शानदार रॉकेट्स को धमधमाकर लॉन्च होते हुए तो जरूर देखा होगा। हाँ, वही रॉकेट जिनको शूट करने के बाद हमारे डेली व्लॉगर्स कंटेंट के नाम पर लाखों व्यूज छापते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी इन तरीके के किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसके ऊपर महज 40 सेकंड के अंदर ही 20 लाख लीटर पानी को डाला जाता है। अबे इतने पानी में तो थैनोस जैसे गलीज इंसान के भी पाप धुल जाएंगे। असल में गाइस, हर एक रॉकेट जिसको कि अर्थ से लॉन्च किया जाता है उसको लॉन्चिंग के समय ही कुछ सेकंड के अंदर एस्केप वेलोसिटी को अचीव करना होता है, जिसकी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। अब क्योंकि बहुत ही कम समय में किसी भी रॉकेट को इतनी हाई स्पीड को अचीव करना होता है तो लॉन्चिंग के समय उस रॉकेट से बहुत बड़ी क्वांटिटी में आग के साथ साथ वाइब्रेशंस भी निकलते हैं। अब क्योंकि वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है, तो इन्हीं वाइब्रेशंस को कम करने के लिए चंद ही सेकंड्स के अंदर लाखों लीटर पानी को लॉन्चिंग से ठीक पहले रॉकेट के ऊपर डाल दिया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यही वाइब्रेशंस रॉकेट के साथ साथ आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐसे तोड़ देंगे जैसे आजकल देश में जेसीबी से। गाइस, आपने भी एक्समैन सीरीज के जुल्फिकार जेवियर भैया को तो जरूर देखा होगा। अरे वही इंसान जो अपने सर पर कभी आदिवासी तेल ना लगा पाया। तो गाइस, इस सीरीज में ये दिखाया गया है कि हमारे जेवियर भैया अपने दिमाग की पावर से किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकते थे। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हम सभी इंसान अपने दिन में स्ट्रेट आधा समय ऑलरेडी हिप्नोटाइज ही रहते हैं। थोड़े से हिले भैया, इस पर रिसर्च करके मैं तो पूरा हिल गया था। गाइस, इस आर्टिकल को देखिए जिसे बीबीसी न्यूज ने पब्लिश किया है। असल में इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि कुछ यूएसए और यूके के रिसर्चर्स ने मिलकर कई हजार स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन उन सभी लोगों में सेल्फ हिप्नोसिस स्ट्रेट 50% पाया गया। असल में सेल्फ हिप्नोसिस को डे ड्रीमिंग के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में आपने भी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि किसी भी क्लास, ऑफिस या फिर पब्लिक प्लेसेस पर ही हम अपने ही ख्यालों में खड़े खड़े बहुत बुरी तरीके से खो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं लेकिन अपने ख्यालों में खोकर हम कर कुछ और ही आते हैं। जैसे बात तो सिर्फ मैं अपनी बीवी से ही करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे पड़ोस वाली भाभी से करे आता हूँ। ऐसा ही सेल्फ हिप्नोसिस के कॉन्सेप्ट में अपनी हरकतें मत छुपाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस सेल्फ हिप्नोसिस या फिर डे ड्रीमिंग को हमारा ब्रेन खुद से भी कभी डिटेक्ट कर नहीं पाता, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे फोकस के साथ अपने पूरे ही दिन को स्पेंड करते हैं और सारे ही डिसीजन अपने लॉजिकल ब्रेन से लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक इंसान का ब्रेन एक दिन में 3500 डिसीजन लेता है, जिसमें से 99 स्ट्रेट आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना आपकी परमिशन लिए एमआई अप्रूव भी कर देता है। हाँ, जानता हूं काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सच्चाई थोड़ी सी कड़वी तो है ही। गाइस, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर जब भी कोई बीमार पेशेंट जाता है तो उसका परमात्मा से मिलन होगा या फिर वापस अपने घर वालों से, इसके 50-50% चांस होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की डेट में तो हमारे देश भारत में हॉस्पिटलों में इस चांस से कहीं ज्यादा तो ठुमक ठुमक के डांस होता है। असल में गाइस, हमारे जुक्कू भैया ने जब से रील लूपी बीमारी इस पूरी दुनिया में फैलाई है तब से सबसे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में पेशेंट तो उसके हमारे देश भारत में ही हमें देखने को मिलते हैं, जिन बेचारों को तो ये तक पता नहीं होता है कि एक्चुअली में उन्हें रील को कहां पर बनाना है और कहां पर नहीं। और ऐसा ही एक वाकया अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में हमें देखने को भी मिला, जहां पर कुछ सीनियर नर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से हॉस्पिटल की चीजों को ही उठाकर रीलें बनाती हुई नजर आई। हालांकि इसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अब ये बेचारी कुछ और उठाने के लायक न रही। लेकिन फिर भी आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन ये चीज कोई नई नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर महीने 3 से 4 रिपोर्ट हमें ऐसी देखने को मिलती है जहां पर इस बीमारी से
ग्रसित ये प्रजाति ऐसी ऐसी जगह पर जाकर रीलों को बनाती है जिसके बारे में तो आप सपने तक में ना सोच सकते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप सभी छाती फाड़कर बताएंगे 24 घंटे। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होते हैं, तो क्या आप मेरी इस घंटाघर जैसी बात पर विश्वास करेंगे? असल में गाइस, अभी हाल ही में उज्जैन में पूरी दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी को बनाकर लगाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये घड़ी टाइम को कैलकुलेट पंचांग, प्लेनेटरी पोजीशन, मुहूर्त और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस घड़ी में एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 30 घंटे का होता है। साथ ही साथ इस घड़ी के अनुसार एक घंटे में 60 मिनट की बजाय सिर्फ 48 मिनट ही होते हैं। अब सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये घड़ी अभी तक की दुनिया की सबसे पहली और इकलौती ऐसी घड़ी है जो कि इन प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार चलती है, और इसलिए अब आप शायद ये कह सकते हैं कि ये वाली घड़ी हमारा वक्त अच्छा कर दे, क्योंकि जिस घड़ी का इस्तेमाल हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं ना भैया, उसमें तो हमारा वक्त कभी अच्छा ना हुआ। बात तो सही है। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सुपरमैन बना दे आपका खाना, तो आज से ही सुनाओ उन्हें मस्त पॉजिटिव गाना। असल में गाइस, अभी हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से प्रूफ हुई है कि अगर किचन में खाना बनाते वक्त आप कोई भी पॉजिटिव या फिर हैप्पी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो वो फूड आपको बहुत बड़े स्केल पर एनर्जी को प्रोवाइड करता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है वो हवा में वाइब्रेशंस को जनरेट करता है, और ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये बात ऑलरेडी साइंस बहुत पहले प्रूव कर चुकी है। अब गाइस, अगर एक काफी अच्छा या पॉजिटिव गाना आपकी किचन में प्ले हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी को उस एरिया में जनरेट करना शुरू कर देता है, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी आपके फूड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और आप उसे कंज्यूम करते हैं तो ये चीज आपको भी बहुत ही जल्दी हेल्दी बना देती है। हाँ, बस भूलकर ढिंचक पूजा के गाने प्ले मत कर देना, वरना भैया नीचे वाले मुंह से डेफिनेटली पिचकारी मारते फिरोगे। अब गाइस, स्ट्रेंज बात ये है कि अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो आपको ये बात भी जरूर पता होगी कि जो हमारे पुराने राजा या महाराजा हुआ करते थे वो जब भी डिनर को कंज्यूम करते थे तो वो उससे पहले पूरे ही महल में शास्त्रीय संगीत को सुना करते थे। रीजन बिल्कुल साफ था कि क्योंकि शास्त्रीय संगीत भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को जनरेट करता है, तो उस एनवायरनमेंट में रखे हुए फूड को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी बॉडी के वाइब्रेशन को भी चेंज करके आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए चैनलाइज कर देता है। मतलब आज की रिसर्च ना भैया हमारे पूर्वज तो बहुत पहले ही करके छोड़ चुके थे, काहे की मॉडर्न साइंस। गाइस, क्या आपको पता है कि जब अभी हाल ही में म्यांमार के कुछ रिसर्चर्स पानी के अंदर पोसंपा खेलने उतरे तो उन्हें पानी के अंदर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही उनका पोसम और पा दोनों ही अलग हो गया। असल में गाइस, अभी तक की हमारी रिसर्च के अनुसार फोटोकॉरिनस स्पिनीसेप्स फिश को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी फिश माना जाता है। हालांकि नाम इसका झेलम्बा है, लेकिन आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में म्यांमार के रिसर्चर्स को इससे भी ज्यादा काफी छोटी एक बेहद ही अजीब सी फिश मिल गई है जिसका की नाम डेनियोनेला सेरेब्रम है। अब इतनी चीज सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, तो चलिए बात को थोड़ा नया करते हैं। असल में गाइस, दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी फिश पानी के अंदर इतने बड़े स्केल में साउंड वेव्स को जनरेट करती है कि अगर एक नॉर्मल इंसान बिना कोई सेफ्टी के इसके सामने आ जाए तो ये उसके दिमाग को एक ही झटके में उड़ा दे। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का कुछ ऐसा कहना है कि अगर ये फिश बाई चांस किसी दिन झुंड में पानी के अंदर टहलने निकल जाए तो उस सिचुएशन में बड़ी से बड़ी फिश भी चाहे उनके सामने क्यों ना आ जाए, तब भी उन्हीं वेव्स के जरिए उन फिशेस को भी एक ही झटके में खत्म तक कर सकती है। तो गाइस, ये तो बात हो गई इनकी थ्योरी और अचीवमेंट की। अब बात करते हैं इनकी उन्हीं रेयर साउंड वेव्स की। हाय, ये तो कदी मछलियों की डॉली बिंद्रा निकली। गाइस, क्या आपको पता है कि दो तरीके के व्हीकल से आपको हमेशा ही बचकर चलना चाहिए। पहला, बड़े बड़े टैंकर्स जो कि सड़क पर चलते हैं, और दूसरा लग्जरी गाड़ियां जो कि सड़क से कहीं ज्यादा तो फुटपाथ के ऊपर चलती हैं। अब गाइस देखो, फुटपाथ पर चलने वाली गाड़ियों की साइंस मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी अपना पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल नहीं कराना, लेकिन हाँ, सड़क पर चलने वाले इन बड़े बड़े टैंकर्स की साइंस भैया वो तो मैं जरूर बताऊंगा। असल में गाइस, नॉर्मली इन बड़े बड़े टैंकर्स में हमेशा ही लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाया जाता है। अब क्योंकि लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि जैसे ही उनके अंदर वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं वो तेज स्पीड के साथ हिलकर आसपास की वॉल से टकराता रहता है, तो हर एक टैंकर के अंदर लिक्विड का ये फोर्स चारों ही तरफ बहुत तेजी के साथ फैलता रहता है, और इसलिए इस लिक्विड के फोर्स को कम करने के लिए हर एक टैंकर के अंदर के हिस्से को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप टैंकर की दोनों तरफ की दीवारों पर पड़ने वाले प्रेशर को किसी भी चैम्बर को लगाकर कम नहीं कर सकते, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर इन
इन तरीके के टैंकर्स की गिरने की प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो वो एक नॉर्मल कार के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए वेस्टर्न कंट्रीज में तो स्पेशली कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इन तरीके के बड़े बड़े टैंकर्स के बगल में 500 मीटर से ज्यादा चल ही नहीं सकते, क्योंकि इस सिचुएशन में या तो आपको अपनी गाड़ी को आगे ले जाना होगा या फिर इनसे पीछे। लेकिन क्योंकि इंडिया में ये लॉ मौजूद नहीं है तो आप खुद ही इन टैंकर से ठीक ऐसा ही डरना शुरू कर दें जैसे अमित जी। गाइस, क्या आपको पता है कि जितना तो हमारा यूथ पसंद नहीं करता खुद का ही हैंड, उससे कहीं ज्यादा तो उसे पसंद आता है कोरियन बैंड। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बावलापन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। असल में गाइस, आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इन चिकने चिकने लोगों की दीवानगी पूरे ही वर्ल्ड के यूथ में इस कदर है कि इनके पोस्टर और टॉयज तो छोड़िए, इनके कॉन्सेप्ट करते समय इनके सर से जो बाल गिरते हैं उन्हें भी बाद में ऑक्शन में 3 से 4 करोड़ रुपए में बेचा जाता है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि कभी कभी तो किसी वेल डेवलप्ड कंट्री में इनके एक सिंगल बाल की ही कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाती है। और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पर भर भर कर देखने को मिलेंगी। अबे कैसा बावलापन है, और वो बाल सर का ही है, इसका क्या प्रूफ है? अबे चल क्या रहा है देश में? पढ़ाई लिखाई कर लो भाइयों। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को एक ही झटके में याद आ गई है उनकी नानी, क्योंकि उनके पास नहीं पहुंच रहा अब रावी का पानी। असल में गाइस, साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की देखरेख में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग रावी नदी के पानी पर स्पेशल राइट सिर्फ भारत का ही होगा। लेकिन क्योंकि इस चीज पर अभी तक अर्जुन कपूर की मूवीज की तरह ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, तो प्रेजेंट डेट तक इंडिया से कहीं ज्यादा तो रावी नदी का पानी पाकिस्तान यूज कर रहा था। लेकिन रिसेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 55.5 मीटर ऊंचा शाहपुर कंडी डैम को बनाकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्लू है पानी पानी पर डांस ही करा दिया। असल में गाइस, कहा यह जा रहा है कि इस डैम के बनने के बाद अभी तक रावी नदी का पानी जो पूरे ही तरीके से वेस्ट हो रहा था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं एरिया में खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसी रिवर के ऊपर 206 मेगावाट की कुल कैपेसिटी के 2 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स को भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली साल 2025 तक भी बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसलिए कुछ स्पेशलिस्ट लोगों का यह मानना है कि शायद यही चीज और इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते हल्के से गर्म हो सकते हैं, क्योंकि ये पानी और डैम जितनी खुशी हम इंडियंस को दे रहा है उससे कहीं ज्यादा मनुष्यत तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क में फैला रहा है। जय हिंद। आखिर क्यों आज के समय में भी पढ़ा लिखा इंडियन यूथ बहुत बड़े स्केल पर बेरोजगारी को फेस करता है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा या फिर शायद इस चीज से सफर भी किया होगा कि इंडिया के अंदर आज की डेट में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बड़े स्केल पर मौजूद है। तो फिर अगर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब हर एक सेक्टर में हम एक तरीके से बादशाही बनते हुए चले जा रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों आज की डेट में भी हम इंडिया के अंदर सिर्फ बेरोजगारी जैसी चीज को बाहर निकालकर क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? असल में गाइस, इसके पीछे बहुत से रीजंस मौजूद हैं। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। असल में गाइस, आप माने या फिर ना माने, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना ही होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज से 12th क्लास तक हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका 98% प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी यूज नहीं होता। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान ना ही अलग अलग कैंप्स या फिर क्लासेस को लगाकर बच्चों को यह बताया जाता है कि आखिरकार किस सेक्टर में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके चलते हुए 12th क्लास तक तो 99% इंडियन स्टूडेंट का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो होता है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास होना। और यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि जैसे ही 12th क्लास क्रॉस करके बच्चा आगे आता है, उसे एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि उसे आगे करना क्या है। जबकि बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर 8th क्लास के बाद से ही अलग अलग तरीके के कैंप्स या फिर क्लासेस को लगाकर अलग अलग इंडस्ट्रीज, बिजनेस या जॉब्स के बारे में ना सिर्फ पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चों को यह भी समझाया जाता है कि अगर उन्हें उस जॉब को अचीव करना है तो उन्हें कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करना होगा। वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है खुद हम लोगों की ही मेंटेलिटी। गाइस, आप माने या फिर ना माने, लेकिन आज भी भारत में बहुत से बच्चों और पेरेंट्स की सिर्फ यही मेंटेलिटी है कि कैसे भी करके बस उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ना सिर्फ उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बल्कि अगर उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेगा तो उनके साथ साथ उनके बच्चे को भी सोसाइटी में रेपुटेशन मिलेगी। और यहीं पर ही होता है सबसे बड़ा ब्लंडर, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अगर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है तो 90% केसेस में तो आपको 4 या फिर उससे भी ज्यादा लंबे समय तक उस जॉब की पढ़ाई करनी होगी। लेकिन बावजूद इसके भी ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वो स्टूडेंट एक सिंगल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को अपनी पूरी लाइफ में कभी भी क्रैक कर पाएगा। अब
इस केस में अगर 12th क्रॉस करने के बाद एक स्टूडेंट ने अपने 5 से 6 इंपॉर्टेंट साल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही क्रैक करने के लिए दिए हैं और बाई चांस वो गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पाया, तो उसके सामने अपने सर्वाइवल के लिए कोई ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन नहीं बचते, क्योंकि उस एज ग्रुप में प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको अपनी मनचाही जॉब नहीं मिलती। एंड यू बी शॉक्ड, लेकिन इंडिया में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आज भी मौजूद हैं जो कि एक बार को घर में तो बिना जॉब के रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो लो लेवल की या फिर छोटी प्राइवेट जॉब से अपने करियर की स्टार्टिंग करना ही नहीं चाहते। जबकि यहीं पर ही हम इंडियंस और फॉरेनर्स की मेंटेलिटी में फर्क आता है, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स 11th या फिर 12th के बाद से ही किसी भी स्टोर, हॉस्पिटल या फिर मॉल के अंदर कोई भी छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेते हैं, जिसके चलते हुए एक टाइम के बाद उनके दिमाग से बड़ी नौकरी या छोटी नौकरी जैसा कॉन्सेप्ट पूरे ही तरीके से गायब हो जाता है और उनके लिए हर एक नौकरी वेल रेस्पेक्टेड नौकरी होती है। और गाइस, इसलिए आज हम उस दौर में आ चुके हैं कि जहां पर अगर एक पियून की भी सरकारी नौकरी निकाली जाती है तो उसके फॉर्म भैया अच्छे खासे पढ़े हुए पीएचडी करे हुए इंसान भरते हैं। तो फिर आखिर अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? वेल गाइस, जब इतनी ज्यादा चीजें बताई हैं तो डोंट वरी, कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको जरूर बताऊंगा। असल में गाइस, इसके पीछे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि आपके हाथों में है, जबकि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि आपके हाथों में नहीं है। बात अगर सबसे पहले गवर्नमेंट स्केल के सॉल्यूशंस की जाए तो वो है सरकारी स्कूलों के माहौल को इंप्रूव करना। असल में गाइस, आज की डेट में अगर किसी भी सरकारी स्कूल से कोई बच्चा पढ़ता है तो क्योंकि उसकी इंग्लिश या फिर आसपास का माहौल इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देने के नाम भर से घबराने लगता है, जिसके चलते हुए उन बच्चों पर जॉब या फिर बिजनेस करने की हिम्मत उतनी नहीं होती है जितनी हाई फाई इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चों पर होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन को सुधार दिया जाए और वहां पर भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए तो नो डाउट इंडिया के अंदर बेरोजगारी काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे इंडियन पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अगर उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पा रहा है तो उन्हें उसे मोटिवेट करके कोई बिजनेस या फिर प्राइवेट जॉब हासिल करने के लिए सही समय पर समझाना होगा। और सबसे पहले तो इस मेंटेलिटी को बाहर निकालना होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही शानदार जॉब होती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी आज की डेट में भले ही सर्टेनिटी ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद वो इतना ज्यादा पैसा दे देती है कि आप आराम से आगे चलकर बिजनेस तक कर सकते हैं। एंड लास्टली गाइस, बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो गाइस देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट या किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बंद करिए, क्योंकि पुराने समय में भी ना गवर्नमेंट जॉब मिलने का रेशो बिल्कुल इक्वल था। क्योंकि पुराने समय में जब आबादी कम हुआ करती थी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा है तो उसी हिसाब से आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि क्योंकि लोग खुद के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं तो अल्टीमेटली उन्हें ब्लेम करने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर अभी रिसेंटली आपने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है तो सबसे पहले तो एक डायरेक्शन को पकड़कर अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू करें, क्योंकि आज की डेट में चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब मिलती नहीं बल्कि छीननी पड़ती है। आई होप गाइस, जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, इसके ऊपर मुझे भी क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन दिल से मैं ये चाहता हूं कि भाई आप अपने करियर को अच्छा बनाएं, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।